साथियों, आप सभी का विजन के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग स्पेक्ट्रम के आधुनिक भारत का इतिहास, इस पुस्तक के अध्याय 1 जिसका शीर्षक है आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत, इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। भारतीय इतिहास लेखन ने भारत में यूरोपियों के आगमन के साथ न केवल उपागम, उपचार और तकनीक में अपितु ऐतिहासिक साहित्य की मात्रा में भी प्रबल परिवर्तन को अनुभव किया। शायद कोई भी अन्य कालावधि या देश 18वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी के दौरान ऐतिहासिक सामग्री की प्रचुरता पर भारत जैसी गर्वोगित, ये ऐसे लिखा है, गर्वोगित नहीं कर सका। आधुनिक भारत के इतिहास के निर्माण में राजकीय अभिलेखों, विभिन्न स्तरों पर सरकारी अभिकरणों के दस्तावेज को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राजकीय अभिलेख के संबंध में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखों ने 1600 से लेकर 1857 की कालावधि के दौरान व्यापार दशाओं का विस्तृत वर्णन प्रदान किया। यह सत्य है कि ब्रिटेन की वाणिज्यिक कंपनी ने हजारों मील दूर एक बड़े क्षेत्र पर अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित की, जिसके लिए एक प्रकार के प्रशासन की आवश्यकता थी जो पूरी तरह कागजों पर था। प्रत्येक नीति लिखित में होती थी और प्रत्येक व्यवसाय एवं लेन देन, प्रेषण, परामर्श एवं कार्रवाई गुप्त पत्रों एवं अन्य पत्राचार के माध्यम से होता था, जिसके परिणाम स्वरूप कल्पनातीत मात्रा में ऐतिहासिक सामग्री में वृद्धि हुई। राजकीय अभिलेख निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से संबद्ध अभिलेखों के अतिरिक्त जिले से लेकर सर्वोच्च सत्ता तक प्रशासन के सभी स्तरों को शामिल करते थे। जब ब्रिटिश महारानी द क्राउन ने भारतीय प्रशासन को संभाला तो इसने भी बड़ी मात्रा में विभिन्न तरीकों के राजकीय अभिलेख सुरक्षित रखे। इन अभिलेखों का परीक्षण करके हम चरणवार प्रत्येक मुख्य घटना एवं विकास को समझ सकते हैं और नीति निर्माताओं के मनोविज्ञान समेत निर्णय की प्रक्रिया का अनुगमन कर सकते हैं। इन अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनियों अर्थात पुर्तगाली, डच एवं फ्रांसीसी के अभिलेख भी 17वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी के इतिहास सृजन हेतु उपयोगी हैं। प्राथमिक तौर पर ये आर्थिक इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी इनसे काफ़ी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तो आपके थे राजकीय अभिलेख। अन्य स्रोत क्या हैं? तो कई सारे समकालीन और अंशतः समकालीन जैसे वृत्तांत, जीवन साहित्य एवं यात्रा वृत्तांत भी हैं, जिन्होंने हमें 18वीं एवं 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के इतिहास की रोचक एवं उपयोगी झलक की प्रदान की। यद्यपि समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अपनी उपस्थिति दर्ज की तथा उन्होंने 19वीं और 20वीं शताब्दियों में भारतीय समाज के लगभग सभी पहलुओं पर बेहद मूल्यवान सूचना प्रदान की। आधुनिक भारत के इतिहास के अन्य स्रोतों में मौखिक प्रमाण, सृजनात्मक साहित्य और पेंटिंग शामिल हैं। यद्यपि मौखिक स्रोतों की अपनी सीमा होती है, वह अन्य ऐतिहासिक सामग्री के पुष्टिकरण में तथा घटनाओं, व्यक्तियों एवं ऐतिहासिक घटनाक्रमों को समझने में हमारी मदद करते हैं। सृजनात्मक साहित्य विशेष रूप से स्वदेशी साहित्य के नए रूप जैसे उपन्यास, लघु कहानियाँ एवं कविताएं, जिनका विकास पश्चिम के प्रभाव में हुआ, ने समकालीन सामाजिक वास्तविकताओं का विविध प्रतिबिंब प्रदान किया। चित्रकारी में नए पैटर्न जो औपनिवेशिक काल के दौरान दिखाई दिया, ने उस समय के जीवन को समझने में भी मदद की। इस प्रकार इन स्रोतों में ऐतिहासिक अभिलेख एवं गैर अभिलेखबद्ध स्रोत शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं पुरालेखीय सामग्री की। तो इतिहास के अन्य भागों की भांति आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन में भी पुरालेखीय सामग्री का महत्वपूर्ण स्थान है। पुरालेखीय सामग्री ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें कोई संगठन, लोक प्राधिकारी, संस्था, व्यवसाय या परिवार अपने कार्यों के दौरान तैयार करता है और जिन्हें तत्पश्चातवर्ती ऐतिहासिक अनुसंधान या भविष्य के कार्यों के नियोजन में संदर्भ के लिए उनके अधिकारों एवं गतिविधियों के प्रमाण के तौर पर सुरक्षित रखा जाता है। व्यापक तौर पर आधुनिक काल के लिए राजकीय अभिलेखों की 4 श्रेणियां हैं। पहली आपकी केंद्र सरकार के पुरालेख है, दूसरा है राज्य सरकार के पुरालेख, तीसरा है मध्यवर्ती एवं अधीनस्थ प्राधिकरणों के अभिलेख और चौथा है न्यायिक अभिलेख। इनके अतिरिक्त निजी अभिलेख एवं विदेशों में उपलब्ध अभिलेखीय स्रोत भी हैं। ब्रिटिश समय के कुछ प्रकाशित अभिलेख भी हैं जो आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के लिए मूल्यवान सूचना प्रदान करते हैं। अब हम सब लोग पहले ये जो 4 प्रकार के राजकीय अभिलेखों की श्रेणियां हैं, इनमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केंद्र सरकार के पुरालेख के संबंध में। तो नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कोषागार भारत सरकार के अधिकतर पुरालेखों को सहेजता है। यह संग्रह 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान समय तक के आधुनिक भारत के सृजन हेतु अभिलेखों की अटूट श्रृंखला प्रदान करता है। लोक विभाग के अभिलेख 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम से संवैधानिक परिवर्तनों, केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था के उदय और कंपनी के प्रशासनिक व्यवस्था के विकास के अध्ययन हेतु विस्तृत स्रोत सामग्री प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त
1857 के पश्चात के प्रशासनिक एवं संवैधानिक विकास जैसे लोक सेवाओं का गठन, स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ, भारतीयकरण की समस्या और प्रांतों का प्रादेशिक पुनर्गठन इत्यादि बेशकीमती सामग्री भी इस श्रृंखला में पाई जाती है। जेम्स रेनल की 1767 में प्रथम सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में नियुक्ति के साथ भारत के अनजान क्षेत्रों एवं इसके सीमा क्षेत्रों का वैज्ञानिक रूप से मानचित्रण शुरू हुआ। तो याद रखिएगा, प्रथम सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल किसको नियुक्त किया गया था? तो जेम्स रेनल को। किसको नियुक्त किया गया था? जेम्स रेनल को। इनका काम क्या था? मानचित्रण करना। और कब इनको नियुक्त किया गया था? 1767 में। तो भारतीय सर्वेक्षण के अभिलेखों एवं सर्वेयरों के जर्नल्स एवं वृत्तांतों ने न केवल भौगोलिक अध्ययन के लिए अपितु समकालीन सामाजिक आर्थिक दशाओं और अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों के अध्ययन के लिए भी मूल्यवान सूचना प्रदान कर दी। लोक, न्यायिक एवं विधायी विभागों की कार्यवाहियों ने औपनिवेशिक सरकार की सामाजिक एवं धार्मिक नीतियों के अध्ययन हेतु पर्याप्त प्रमाण प्रदान किए हैं। रिफॉर्म कार्यालय के अभिलेख भारत में 1920 से लेकर के 1937 के दौरान संवैधानिक विकास के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए बेहद उपयोगी हैं। तो ये तो था केंद्र सरकार के पुरालेख। अब बात कर लेते हैं राज्य सरकार के पुरालेख के बारे में। तो राज्य के अभिलेखों में, राज्य के अभिलेखागारों में अभिलेख जो हैं भूतपूर्व ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, भूतपूर्व राजसी राज्य जिन्हें 1947 के पश्चात भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया, तथा ब्रिटिश शासन के अतिरिक्त विदेशी प्रशासन से संबंध स्रोत सामग्री मिलती हैं। इसके अतिरिक्त उन भारतीय शक्तियों के अभिलेख जिन्हें ब्रिटिश शक्ति ने हथिया लिया और उनके क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया भी आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री हैं। अब बात कर लेते हैं न्यायिक अभिलेख के बारे में। तो न्यायिक अभिलेख भारत में न्यायिक प्रशासन के विकास का प्राथमिक प्रमाण प्रदान करते हैं। ये विभिन्न वर्गों के लोगों की सामाजिक आर्थिक दशा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज में, कहाँ पर? फोर्ट सेंट जॉर्ज में मेयर के कोर्ट का पुरालेख 1679 ईस्वी के प्रारंभ पर सबसे पहले उपलब्ध न्यायिक पुरालेख है। अब यह मद्रास अभिलेख कार्यालय में है। फोर्ट विलियम में मेयर कोर्ट के प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757। तो प्लासी पूर्व अभिलेख नष्ट हो गए प्रतीत होते हैं, लेकिन 1753 से लेकर 1773 के वर्षों के अभिलेख, 1774 से 1861 के वर्षों के अभिलेख बंगाल के सर्वोच्च न्यायालय सहित कलकत्ता उच्च न्यायालय के अभिलेख कक्ष में रखे गए हैं। इसी प्रकार 1728 में बॉम्बे में स्थापित मेयर कोर्ट के जो अभिलेख हैं वो महाराष्ट्र सचिवालय रिकॉर्ड ऑफिस में उपलब्ध है, जहां पर बॉम्बे अभिलेख न्यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख भी रखे गए हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान के दृष्टिगत 3 प्रेसिडेंसियों के सदर कोर्ट, सदर दीवानी और फौजदारी अदालतें के न्यायिक अभिलेख बेहद उपयोगी हैं। इनसे संबंधित अभिलेखों को कलकत्ता, मद्रास एवं बॉम्बे उच्च न्यायालय में सुरक्षित रखा गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं चौथे प्रकार के प्रकाशित अभिलेख के बारे में। प्रकाशित अभिलेखीय सामग्री जो है वो आधुनिक भारत के इतिहास के सृजन हेतु बेहद महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है। संपादकीय पत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण पुरालेखीय प्रकाशन होते हैं, जिसमें क्राउन के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत सरकार के अभिलेखों से विपुल उदाहरण शामिल हैं। 1801 से लेकर के 1907 के बीच जारी संसदीय पत्रों की सूची उपलब्ध है। राष्ट्रीय अभिलेखागार और विभिन्न राज्य अभिलेखागारों द्वारा जारी अभिलेख प्रकाशन आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं। भारतीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों की कार्रवाइयाँ, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों द्वारा प्रकाशित गजट और समय समय पर जारी विधियों एवं विनियमों का संग्रह भी ऐतिहासिक शोध हेतु उपयोगी सामग्री है। अब यदि हम निजी पुरालेख की बात करें तो निजी अभिलेखों में व्यक्तियों एवं परिवारों से संबद्ध पत्र एवं दस्तावेज होते हैं, जिन्होंने आधुनिक भारत व्यवसाय और औद्योगिक निगमों तथा राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्पित संस्थाओं, समाजों एवं संगठनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। देश के शैक्षिक एवं सांस्कृतिक उन्नयन से संबद्ध समृद्ध सामग्री विश्वविद्यालयों एवं शैक्षिक संस्थानों के पुरालेखों में उपलब्ध है। बैंकों, व्यापार घरानों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अभिलेख आर्थिक परिवर्तनों के अध्ययन में बेहद उपयोगी हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रसिद्ध एवं प्रमुख नेताओं के पत्र तथा नई दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों के अभिलेख भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास के संवर्धन में अत्यधिक उपयोगी हैं। अब हम लोग बात करते हैं विदेशी संग्रहालयों की पुरालेख सामग्री के बारे में। तो विदेशी संग्रहालयों में आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित बड़ी मात्रा में ऐतिहासिक सामग्री है। उदाहरणार्थ, यूरोपियन संग्रहालय में भारतीय महत्व की पुरालेखीय एवं पांडुलिपि सामग्री व्यापक एवं विविध है। इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड
मतलब कि कॉमनवेल्थ रिलेशंस ऑफ लंदन में कई सारे महत्वपूर्ण पुरालेखीय समूह हैं जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं। ब्रिटेन में कई पुरालेखीय एवं पांडुलिपि संग्रहालय, विशेष रूप से लंदन में ब्रिटिश संग्रहालय में ब्रिटिश वायसराय, राज सचिव एवं अन्य उच्च स्तरीय सिविल एवं सैन्य अधिकारियों के पत्रों का संग्रह है जिन्होंने भारत में कार्य किया और जिनकी उपयोगिता को बमुश्किल ही आंकलित किया गया। चर्च मिशनरी सोसाइटी ऑफ लंदन जैसी मिशनरी सोसाइटी के पुरालेख विशेष महत्व के हैं जिनके पुरालेख देश अर्थात भारत में शैक्षिक एवं सामाजिक विकास के बारे में समृद्ध सूचना लिए हुए हैं। भारत में फ्रांसीसियों के इतिहास के अध्ययन के लिए आर्काइव्स नेशनल जो कि पेरिस में है और फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, कॉलोनीज एंड वार के पुरालेख समृद्ध स्रोत और अत्यधिक उपयोगी हैं। मतलब समृद्ध स्रोत हैं और अत्यधिक उपयोगी हैं। रिक सरचीफ हेग में उपलब्ध डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़ी मात्रा में अभिलेख भारत में डचों के बृहद इतिहास को लिखने के लिए पर्याप्त हैं। इन अभिलेखों को 17वीं एवं 18वीं शताब्दियों के भारत के आर्थिक इतिहास के प्राथमिक स्रोत के तौर पर भी प्रयोग किया जा सकता है। भारत में 1777 के पश्चात डच उपनिवेशों से संबंधित दानिश क्राउन और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के रिग सरकेविट कोपेनहेगन में उपलब्ध अभिलेख जो हैं वो त्रेंकोम्बोर और शेरामपुर के बंदोबस्त के बारे में जानकारी का प्राथमिक स्रोत हैं। इसी प्रकार नेशनल आर्काइव्स ऑफ पोर्तुगाल जो कि पुर्तगाल के लिस्बन में भारत में पुर्तगालियों से संबंधित मौलिक पत्रों का संग्रह है। भारतीयों द्वारा विदेशों में चलाई गई राष्ट्रवादी गतिविधियों के इतिहास के सृजन के लिए विभिन्न देशों के विदेश मंत्रालयों संबंधी कार्यालयों के पुरालेख बेशकीमती हैं। उदाहरणार्थ यूरोप में भारतीय क्रांतिकारियों के बारे में उपयोगी सूचना या जानकारी जर्मनी फॉरेन ऑफिस के अभिलेख में है और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों पर जानकारी अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट और जस्टिस डिपार्टमेंट के पुरालेखों में उपलब्ध है। हालांकि आधुनिक भारतीय इतिहास के 1947 से पूर्व के बेहद महत्वपूर्ण और समृद्ध पुरालेख स्रोत अब पाकिस्तान में अवस्थित है। इन अभिलेखों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण संग्रह लाहौर के वेस्ट पाकिस्तान रिकॉर्ड ऑफिस में है जिसमें 1894 से पंजाब सरकार के अभिलेखों के अतिरिक्त 1804 से लेकर के 1857 के दिल्ली रेजिडेंसी और विभिन्न राजनीतिक अभिकरणों के अभिलेख शामिल हैं जिन्होंने समामेलन पूर्व पंजाब में कार्य किया था। पेशावर में स्थित अभिलेख कार्यालय में 1849 से लेकर 1900 में पेशावर के कमिश्नर के अभिलेख और 1901 से उत्तर पश्चिमी सीमा के प्रांतों के अभिलेख उपलब्ध हैं। ये अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के प्रादेशिक इतिहास के अध्ययन के लिए मूल्यवान है और भारत के अफगानिस्तान, ईरान और सीमावर्ती क्षेत्रों की जनजातियों के साथ संबंधों के बारे में भी उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं। अब अगला है जीवनी साहित्य संस्मरण एवं यात्रा वृत्तांत के संबंध में। तो जीवनी साहित्य संस्मरण या यात्रा वृत्तांत जैसे समकालीन एवं अर्ध समकालीन दस्तावेज एवं प्रमाण भी उपलब्ध हैं जो हमें 18वीं एवं 19वीं शताब्दियों के भारत के इतिहास की उपयोगी झलक प्रदान करते हैं। इसमें व्यक्तिगत अभिलेखों का महत्व की बात करें तो कई यात्री, व्यापारी, मिशनरी एवं सिविल सर्वेंट जो इन शताब्दियों के दौरान भारत आए ने देश के विभिन्न हिस्सों पर अपने अनुभवों एवं प्रभावों की छाप छोड़ी। इन वृत्तांतों ने आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु बेहद उपयोगी स्रोत का कार्य किया है। इन लेखकों के समूह में सर्वप्रथम मिशनरीज अर्थात ईसाई धर्म प्रचारक आते हैं जिन्होंने स्थानीय निवासियों में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भारत में अधिकाधिक मिशनरीज भेजने के लिए तथा अपने संबंध समाजों को प्रोत्साहित करने के हेतु लेखन किया। कुछ सिविल सर्वेंट ने भी इस सुसमाचार अर्थात ईसाई धर्म के प्रचार दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व भी किया है। उदाहरणार्थ सर जॉन शोर और चार्ल्स ग्रांट दोनों ने बंगाल में लंबी सेवाएं प्रदान की। इन दोनों ने ईसाई धर्म प्रचार को अर्थात मिशनरीज एवं उनकी गतिविधियों का पुरजोर समर्थन किया। अब बात कर लेते हैं यात्रा वृत्तांत से संबंधित जो चीज़ें हैं या अभिलेख हैं या लेख हैं उनके बारे में। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कर्मचारियों के यात्रा वृत्तांत भी बेहद मूल्यवान है। जॉर्ज फोस्टर के यात्रा वृत्तांत जिन्होंने 1783 में बंगाल, लखनऊ, श्रीनगर, नादौन, कश्मीर की यात्रा की और काबुल, कैस्पियन सागर एवं सेंट पीटर्सबर्ग होते हुए इंग्लैंड वापस गए, ने उत्तरी भारत की राजनीतिक दिशाओं के बारे में जानकारी प्रदान की है। बेंजामिन हेन, क्या नाम है, बेंजामिन हेन ने 1814 में प्रकाशित सेवरल टूअर्स थ्रू वॉरियर्स पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुला जनरल ने उस समय
के दौरान प्रायद्वीप के आर्थिक उत्पादों पर बेहतरीन जानकारी प्रदान की है। तो जनरल का नाम क्या है? सेवरल टूअर्स थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुला। इसके बाद 1831 में प्रकाशित जेम्स बर्न्स की भुज की चिकित्सकीय स्थलाकृति पर टिप्पणी और विजिट टू द कोर्ट ऑफ सिंध, क्या नाम है? विजिट टू द कोर्ट ऑफ सिंध के लेखन ने कच्छ के इतिहास पर जानकारी प्रदान की है। एलेक्जेंडर बर्न्स का वृत्तांत ट्रेवलर्स इनटू बोखारा, क्या नाम है? ट्रेवलर्स इनटू बोखारा, जो 1834 में 3 वॉल्यूम में प्रकाशित हुई, अर्थात 3 पार्ट में प्रकाशित हुआ। भारत से काबुल की उसकी यात्रा का वर्णन है। इस यात्रा का राजनीतिक उद्देश्य यह पता लगाना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सिंधु क्षेत्र किस प्रकार लाभदायक रहेगा। सी.जे.सी. डेविडसन का 1843 में प्रकाशित डायरी ऑफ द ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स इन अपर इंडिया भी बेहद उपयोगी कार्य है। जॉन बटलर द्वारा असम प्रांत, यहाँ पर 1855 में असम प्रांत में लिखा यात्रा वृत्तांत ट्रेवलर्स एंड एडवेंचर्स, क्या नाम है? ट्रेवलर्स एंड एडवेंचर्स राज्य की पहाड़ी जनजातियों की प्रथाओं, आदतों एवं समाज का वर्णन करता है। W.H. स्लीमैन की जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध, तो जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध किसकी है? W.H. स्लीमैन अवध की राजनीति और आर्थिक दशाओं को प्रतिबिंबित करती है। अंग्रेजों के अतिरिक्त अन्य यूरोपीय देशों के यात्रियों ने भी रोचक वृत्तांत प्रस्तुत किए हैं। इस श्रेणी में विक्टर जैकमोंट, कैप्टन लियोपोल्ड वान ऑर्लिच, इनका पूरा नाम था, बरोन चार्ल्स हैग्यूल, जॉन मार्टिन हानिगबर्जर, विलियम मूर क्राफ्ट और जॉर्ज ट्रेवेक इत्यादि प्रमुख रूप से शामिल हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के बारे में। तो 19वीं और 20वीं शताब्दियों के समाचार पत्र और पत्रिकाओं अंग्रेजी के साथ साथ विभिन्न देशी भाषाओं में प्रकाशित ने आधुनिक भारतीय इतिहास के सृजन हित जानकारी के बेहद महत्वपूर्ण एवं प्रमाणिक स्रोत का निर्माण किया। कुछ समाचार पत्र 1780 के दशक से भी पूर्व प्रकाशित हुए। भारत में समाचार पत्र प्रकाशित करने का प्रथम प्रयास जो है वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा किया गया, जो निजी व्यापार में कुरीतियों को उद्घाटित करना चाहते थे। भारत में जेम्स ऑगस्टम हिके, पूरा नाम इनका क्या है? जेम्स ऑगस्टस हिके, इन्होंने 1780 में बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नामक पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया। तो याद रखिएगा, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट, या इसका दूसरा नाम था कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, और इसको प्रकाशित किसने किया था? तो जेम्स ऑगस्टस हिके ने 1780 में। तत्पश्चात द कलकत्ता गजट, ये आपका द कलकत्ता गजट आता है 1784 में। इसके बाद द बंगाल जनरल 1785 में। द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता या कलकत्ता अम्यूजमेंट, ये आता है 1785 में। द कलकत्ता क्रॉनिकल 1786 में। द मद्रास कुरियर 1788 और द बॉम्बे हेराल्ड 1789 जैसे कई प्रकाशन प्रकट हुए हैं। अब हम लोग महत्वपूर्ण समाचार पत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रेस एक्ट 1835, कौन सा? प्रेस एक्ट 1835 की नरम नीति, जो कि 1856 तक जारी रहती है, ने देश में समाचार पत्रों के विकास को प्रोत्साहित किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से कई प्रभावशाली समाचार पत्र प्रसिद्ध एवं निडर पत्रकारों के नेतृत्व में सामने आए। कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे जी सुब्रमण्यम अय्यर के संपादकत्व में द हिंदू, तो याद रखिए द हिंदू के संपादक कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर, और स्वदेश मित्रन, तो इनके दो पत्रों का संपादन किया था, किसकी? द हिंदू और स्वदेश मित्रन की। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में केसरी और महाराट्टा या मराठा कह सकते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के तहत बंगाली या बेंगाली, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के नेतृत्व में अमृत बाजार पत्रिका, गोपाल कृष्ण गोखले के तहत सुधारक, N.N. सेन का इंडियन मिरर, दादा भाई नौरोजी का वॉइस ऑफ इंडिया, G.P. वर्मा का एडवोकेट, पंजाब में ट्रिब्यून एवं अखबार, बॉम्बे में इंदु प्रकाश, ध्यान प्रकाश, कल एवं गुजराती, बंगाल में सोम प्रकाश, बंग निवासी एवं साधरनी। यह रोचक तथ्य है, ये कुछ प्रमुख समाचार पत्र थे। यह रोचक तथ्य है कि 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगभग 1/3 संस्थापक जो थे वो पत्रकार थे।
अब बात कर लेते हैं विदेशी प्रकाशन के संबंध में। तो कुछ समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन जो है वो विदेशों में भी हुआ है। उदाहरणार्थ श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन सोशोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया। इसी प्रकार मैडम भीकम जी कामा ने पेरिस से वंदे मातरम और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन से तलवार प्रकाशित की। तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन जर्मनी में है, यहाँ से तलवार नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। इस संदर्भ में 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के दौरान सैन फ्रांसिस्को से गदर पत्र, जो गदर पार्टी के मुख्य पत्र के तौर पर प्रकाशित किया गया, और वैंकूवर से तारकनाथ दास का हिंदुस्तान प्रकाशित हुआ। इन सभी ने विदेशों में क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी गतिविधियों पर पर्याप्त प्रमाण एवं जानकारी प्रदान की है। अब समाचार पत्रों का महत्व के बारे में बात करें तो समाचार पत्र जनमत का निर्माण करते हैं और उनके द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट का लोगों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। समाचार पत्र विभिन्न घटनाओं पर लोगों की भावनाओं एवं दृष्टिकोण को आकार प्रदान करते हैं। समाचार पत्र आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसे इस तथ्य से समझा जा सकता है कि 1870 के दशक से इन अखबारों, चाहे वो अंग्रेजी में या देसी भाषाओं दोनों, ने भारतीय औपनिवेशिक से वर्तमान समय तक जीवन के लगभग सभी पहलुओं को चित्रित किया। 1920 के दशक से अखबारों ने गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता हेतु राष्ट्रवादी संघर्ष के दौरान प्रमुख घटनाओं को सूक्ष्म तरीके से विश्लेषित एवं शामिल किया। हालांकि समाचार पत्रों को निष्पक्ष तौर पर नहीं देखा गया, इन्हें ऐसे लोगों द्वारा प्रकाशित किया गया जिनके अपने राजनीतिक विचार एवं वैश्विक मत थे। अब बात कर लेते हैं मौखिक प्रमाण की। तो मौखिक इतिहास अलिखित स्रोतों की मदद से इतिहास के सृजन को संदर्भित करता है। उदाहरणार्थ व्यक्तिक संस्मरण एक प्रकार का मौखिक स्रोत है, मतलब किसी को कोई घटनाक्रम याद है जैसे कि, तो मौखिक स्रोतों से इतिहासकार अपने विषय की सीमाओं का विस्तार कर सकते हैं। हालांकि कई इतिहासकार मौखिक इतिहास के प्रति साशंकित हैं, वो इसे नकारते हैं चूंकि मौखिक तथ्यों में प्रमाणिकता एवं कालक्रम का अभाव होता है और वह अस्पष्ट हो सकते हैं। इतना होते हुए भी ये स्रोत महत्वपूर्ण है, जैसा कि वह इतिहासकारों की अन्य स्रोतों से जुटाई जानकारी की पुष्टि करने में मदद करते हैं, जैसा कि वह ये इनको पुष्टि करने में मदद करते हैं। आगे बात करते हैं सृजनात्मक साहित्य के बारे में। तो आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के तौर पर सृजनात्मक साहित्य के संदर्भ में हम स्वयं को पश्चिम के प्रभावाधीन भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दियों में विकसित अंग्रेजी एवं देसी भाषाओं दोनों में नवीन साहित्यिक रूपों तक सीमित करेंगे। देसी भाषाओं में प्राचीन साहित्य पूरी तरह से पद रूप में है और यह साहित्य 18वीं और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान मौजूद था। नवीन सांस्कृतिक साहित्यिक केंद्रों के विकास का संबंध बात करें तो 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी साहित्य के प्रभावाधीन भारतीय काव्य ने अपने नएपन को पुनः हासिल किया और यह छंद, गीतात्मक और एवं चतुष्पद जैसे नवीन रूपों के साथ प्रयोग था। सबसे ऊपर नवीन सृजनात्मक भावना का बाहुल्य था जिसने काव्य के रूप को बदल डाला। मंच के अभ्युदय ने आधुनिक युग के सृजनात्मक साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की। मंच की स्थापना ने शास्त्रीय संस्कृत नाट्य और पश्चिमी मंचन दोनों के प्रभाव में नाटक रूपी साहित्य की अत्यधिक उन्नति को आवेग प्रदान किया। इन सभी साहित्यिक विकास एवं लेखन ने औपनिवेशिक समय के लोगों के जीवन पर प्रचुर जानकारी प्रदान की। वास्तव में भारतीय रोमांटिक काव्य स्वतंत्रता के भारतीय संघर्ष का मुखरित प्रतिनिधि था। इनमें कुछ प्रमुख थे उर्दू के मोहम्मद इकबाल, जो कि 1876 से लेकर के 1938 तक थे। हिंदी में निराला 1897 से लेकर के 1961। बंगाल में काजी नजरुल इस्लाम 1899 से लेकर के 1976 तक। मराठी में केशव सूत 1866 से लेकर 1905। मलयालम में जी शंकर कुरूप 1902। सुब्रमण्यम भारती 1882 से लेकर के 1921। प्रसिद्ध तमिल राष्ट्रवादी कवि भी इस काल से संबंधित थे। अब बात कर लेते हैं स्रोत के रूप में उपन्यास के बारे में। तो इंडो यूरोपियन संपर्क का महत्वपूर्ण परिणाम जो था वो उपन्यास था, जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उदित हुआ। उस समय के प्रथम महत्वपूर्ण लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि 1838 से लेकर के 1894 तक रहते हैं, प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार थे। उनके उपन्यास अधिकतर ऐतिहासिक हैं और इनमें से आनंद मठ, जो कि 1882 में आता है, बेहद लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध हुआ, विशेष रूप से इसके प्रभावशाली राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए। इच्छाराम सूर्यराम देसाई, जो कि 1853 से लेकर के 1912 तक रहते हैं, मध्यकालीन गुजराती साहित्यिक इतिहास के बेहतरीन विद्वान थे।
उनका प्रथम उपन्यास हिंदे आने क्या था, हिंद आने ब्रिटानिका राजनीतिक अधिश्वर वाले शुरुआती उपन्यासों में से एक था। गिरिजा देवी और राम तीरथ थम्माल, जिन्होंने क्रमशः गिरिजा देवी ने मोहनरा रजनी और आपके राम तीरथ थम्माल ने दसिकलीन मोशावली क्या था, दसिकलीन मोशावली उपन्यास लिखे। इन लोगों ने भी उपन्यास को सामाजिक अनुभव का एक प्रभावी माध्यम बनाया। यह प्रेमचंद थे। प्रेमचंद का काल था 1880 से लेकर के 1936 तक। तो यह प्रेमचंद थे जो एक उपन्यासकार एवं उर्दू हिंदी के लघु कहानीकार थे, जिन्होंने कल्पित साहित्यिक संसार में भारत को एक अलग स्थान दिलाया। उन्होंने उपन्यास का प्रयोग सामाजिक परिवर्तन के रूप में किया और उनके उपन्यासों ने भारतीय ग्रामीण समाज के आयामों की समझ और गहरी सामाजिक चिंताओं को प्रतिबिंबित किया। उनके लेखन में रंगभूमि जो कि 1924 में आता है, गोदान 1936 में आता है, सेवा सदन 1919 में, प्रेमाश्रम 1924 में, तो जैसी प्रमुख उपन्यास एवं कफन, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी इत्यादि लघु कहानियां शामिल हैं। ग्रामीण जीवन को उद्घटित करने की उपन्यास की परंपरा को फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका समय था 1921 से लेकर 1973 के हिंदी उपन्यास मैला आंचल ने आगे बढ़ाया। इसी दिशा में विभूति भूषण बंदोपाध्याय, जिनका समय था 1899 से लेकर 1954 ने पाथेर पंचाली, तो याद रखिएगा पाथेर पंचाली किसका है, तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय का, उड़िया में मोहंती का प्रजा, गुजराती में पन्नालाल पटेल का मेकल जीत, मराठी में भालचंद नामड़े का कोशला प्रमुख है। मुल्क राज आनंद एवं राजा राव जैसे एंग्लो इंडियन लेखकों के उपन्यास क्रमशः अनटचेबल, तो मुल्क राज आनंद का अनटचेबल था और राजा राव का कंथापुरा था। इसने भी सामाजिक एवं राजनीतिक कोलाहल एवं संक्रमण को दर्शाया। R.K. नारायण की स्वामी एंड फ्रेंड्स भारत के अद्भुत लघु रूप को प्रस्तुत करती है। अब लघु कहानियों की यदि बात करें तो लघु कहानी लेखन के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में उदित हुए। उनकी कहानियाँ, जिसमें पोस्ट मास्टर 1891 में आती है, काबुलीवाला 1892 में आती है, इत्यादि शामिल होती है। याद रखिएगा पोस्ट मास्टर और काबुलीवाला किसकी लघु कहानियाँ हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी हुई हैं। तो ये जो हैं, ये पोस्ट मास्टर काबुलीवाला इत्यादि जो हैं, ये ग्रामीण भारत के प्रामाणिक अनुभव के रूप में सामने आए। प्रेमचंद की वास्तविक कहानियों ने समाज एवं लोगों के व्यवहार का दर्पण प्रस्तुत किया। ऐसे कई अन्य लघु कहानी लेखक हुए जिन्होंने औपनिवेशिक भारत की समकालीन सामाजिक वास्तविकता को प्रतिबिंबित किया। अब हम लोग चित्रकला की बात कर लेते हैं। तो औपनिवेशिक काल के दौरान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी उस समय की चित्रकारी से प्राप्त की जा सकती है। इन्हें आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। स्रोत के रूप में चित्रकला को यदि देखें तो ऐसा ही एक चित्रकला विद्यालय था, कंपनी चित्रकला क्या था, विद्यालय का नाम क्या था, कंपनी चित्रकला। कंपनी पेंटिंग शब्द का प्रयोग गैर इतिहासकारों द्वारा यूरोपियों के लिए निर्मित एक विशेष प्रकार की भारतीय चित्रकारी के लिए प्रयोग किया गया, जो बड़े पैमाने पर यूरोपियों की इच्छा एवं पसंद से प्रभावित थे। अब बात कर लेते हैं कंपनी चित्रकला के विकास के संबंध में, यह जो विद्यालय था इसके विकास के संबंध में। तो यह ऐसा समय था जब चित्रकारों के शिक्षण के अभाव के चलते मुगल और राजपूत लघु चित्रकला का पतन हो गया। भारतीय कलाकारों को रेलवे प्रोजेक्ट और प्राकृतिक इतिहास सर्वेक्षण के ब्लूप्रिंट का खाका तैयार करने के लिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भर्ती किया गया, या इन्होंने ब्रिटिश नागरिकों के लिए स्वतंत्र रूप से काम किया जो वापसी पर इंग्लैंड एक निशानी ले जाना चाहते थे। 1780 के आसपास मुर्शिदाबाद के कई चित्रकार पटना आ गए। 18वीं शताब्दी के अंत तक पटना जो है 11 कला केंद्रों का मुख्यालय बनाया गया, जिसमें से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को विभाजित कर लिया। कंपनी स्कूल की चित्रकारी शैली पटना स्कूल के तौर पर भी जानी जाती है। याद रखिएगा, यह जो कंपनी चित्रकला के जो यह कंपनी का स्कूल था या ये जो शैली थी, यह पटना स्कूल के तौर पर भी जानी जाती है। अन्य प्रभावशाली चित्रकारी केंद्र जो थे वो वाराणसी, एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल, एवं मद्रास, जहां 1798 से लेकर 1804 तक लॉर्ड क्राइव रहे थे। तो ये भी प्रभावशाली चित्रकारी केंद्र थे, बनारस और मद्रास भी। ब्रिटिश बाजार में अनाज, फल एवं सब्जियां बेचने जैसे दैनंदिन जीवन के चित्रों को सहेजना चाहते थे। जो ब्रिटिश थे, ये चित्रकारी दिखाती है कि 1825
1950 के बाजार आज के भारत में खाद्य बाजारों के समान थे। धर्म, जाति एवं व्यवसाय भी बेहद लोकप्रिय विषय थे, विशेष रूप से दक्षिण भारत में। कंपनी स्कूल के चित्रकारों ने गहरे भारतीय अपारदर्शी रंगों की जगह पानी वाले हल्के रंगों का प्रयोग करना शुरू किया। भारतीय लघु चित्रकला में परंपरागत रूप से प्रयुक्त चमकीले रंगों की जगह हल्के नीले, हरे एवं भूरे रंगों का प्रयोग होने लगा। कंपनी चित्रकारी को भारत के लोगों के अभ्युदय के ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं 1857 के विद्रोह पर जो चित्रकारी होती है उसके संबंध में। तो पेंटिंग्स, पेंसिल ड्राइंग, पोस्टर, कार्टून्स एवं बाजार प्रिंट के रूप में भारतीयों, ब्रिटिश या अंग्रेजों द्वारा 1857 के विद्रोह की चित्रित तस्वीरें एक महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। विद्रोह की पेंटिंग्स इस प्रमुख घटना पर अंग्रेजों एवं भारतीयों के विश्वमत को समझने एवं व्याख्या करने में इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है। अब लोग हम थोड़ा सा काली घाट चित्रकला के बारे में बात करें तो काली घाट चित्रकला जो 19वीं शताब्दी में कलकत्ता में विकसित हुई, इसने न केवल पौराणिक चरित्रों एवं आकृतियों को घेरा अपितु अपने दैनंदिन मतलब दिन प्रतिदिन के जीवन में संलग्न आम लोगों को भी दर्शाया। साधारण जन के जीवन की तस्वीरों ने तत्कालीन कलकत्ता में सामाजिक जीवन के परिवर्तनों को चित्रित किया। इन चित्रकलाओं ने तत्कालीन सामाजिक बुराइयों पर भी टिप्पणी की। तो यहाँ एक चीज याद रखिए, काली घाट चित्रकला कहाँ संबंधित, कलकत्ता या पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और यहाँ पर जो काली घाट चित्रकला थी वहाँ पर काली मंदिर, वहीं पर काली घाट के पास जो है काली मंदिर था, इस काली मंदिर के अगल बगल ही ये चित्रकारी होती थी। और ये काली घाट चित्रकला जो करते थे इन चित्रकारों को पटुआ कहा जाता था। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी याद रखिएगा। अब हम लोग कला स्कूल के बारे में बात करें तो 1857 के थोड़े समय पश्चात बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में कला स्कूल खोले गए। इनमें शिक्षण पद्धति एवं पाठ्यक्रम ब्रिटिश रॉयल एकेडमी पर आधारित था। भारतीय विद्यार्थियों ने आयल रंगों को कैनवास पर वाटर कलर को पेपर पर प्रयोग करने जैसी नवीन कला सामग्री को समझा। भारत में अंग्रेजी शिक्षित शहरी मध्यम वर्ग की विचारधारा एवं दृष्टिकोण में गहरा बदलाव आया। अंग्रेजी साम्राज्य के नकारात्मक परिणामों के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई। अब हम बात कर लेते हैं कला पर राष्ट्रवाद के प्रभाव के संबंध में। तो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में सृजित नए प्रकार की भारतीय कला की प्रारंभिक प्रेरणा जो है वो राष्ट्रवादी एवं देशभक्ति थी। इस नवीन कला आंदोलन ने अपना शुरुआती अभिप्रेरण उदीयमान राष्ट्रवाद से ग्रहण किया। नंदलाल बोस एवं राजा रवि वर्मा जैसे कलाकार इन नवीन कला रूप के प्रतिनिधि थे। अवनींद्रनाथ टैगोर, E.B. हावेल एवं आनंद केंटिस कुमारास्वामी के नेतृत्व में बंगाल स्कूल के अभ्युदय ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि इस नवीन कला रूप की चित्रकारी ने शुरुआती रूप में भारतीय प्रणाली, विज्ञान एवं सांस्कृतिक विरासत की विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया। ये भारत में आधुनिक कला आंदोलन के अध्ययन एवं कला इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने इस चैप्टर में आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में विस्तार से चर्चा की। तो यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।